आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट 1 हिस्ट्री ऑनर्स का पेपर 2 का चैप्टर 7। इससे पहले हम लोग चैप्टर 6 तक बहुत अच्छा से पढ़ लिए थे। पेपर 2 के चैप्टर 6 तक बहुत अच्छा से पढ़ लिए थे। अगर देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा प्लेलिस्ट का, वहां से देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। देखिए चैप्टर 6 में हमने क्या पढ़ा था, पिछले चैप्टर में क्या पढ़ा था, इंग्लैंड के क्रांति के बारे में पढ़ा था, यानी गौरवपूर्ण क्रांति के बारे में पढ़ा था हमने। इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति कैसे हुई, उसका मतलब कारण क्या था और परिणाम क्या क्या हुआ उस क्रांति का। अब देखिए उसी से रिलेटेड ये भी चैप्टर है। इस चैप्टर का नाम है फ्रांस की राज्य क्रांति। अब उससे रिलेटेड कैसे हो गया ये, आपको पता है कि जब वहां का राजा कौन था, जब गौरवपूर्ण क्रांति हुई तो वहां के इंग्लैंड का राजा कौन था, जेम्स द्वितीय था। और जेम्स द्वितीय मदद किससे मांग रहा था, लुई 14वां से। और लुई 14वां कहाँ का राजा था, फ्रांस का। कहाँ का राजा था, फ्रांस का। एक कारण ये भी था वहां पर वहां पर क्रांति होने का, जो गौरवपूर्ण क्रांति हुआ उसका एक कारण ये भी था कि वो जो जेम्स द्वितीय था वहां का राजा, इंग्लैंड का जो राजा था, इंग्लैंड का राजा, इंग्लैंड का राजा जो जेम्स द्वितीय था, जेम्स द्वितीय, ये मदद मांग रहा था लुई 14वां से। ये भी एक कारण था वहां पर इंग्लैंड में क्रांति होने का। तो यही पूरा ये विस्तार से बहुत अच्छा था फ्रांस की राज्य क्रांति के बारे में समझेंगे। इसको अंत तक देखते रहिए, एकदम विस्तार से बहुत अच्छा समझाएंगे। देखिए समझिए इसको बात पहले। इंग्लैंड में जो क्रांति हुई, इंग्लैंड में उस समय राजा कौन था, जेम्स द्वितीय। इसको समझना पहले जरूरी है, तभी ये समझ में आएगा। वो तो समझ ही गए होंगे। वहां पर तो जेम्स द्वितीय राजा था। अब ये क्रांति क्यों हुई, 1685 में ये राजा बना और 1688 में गौरवपूर्ण क्रांति हो गई। समझिए 3 वर्ष में क्या ऐसा किया कि 3 वर्ष में मतलब क्रांति हो गई, सब खत्म हो गई, गद्दी छोड़कर भागना पड़ा। अंतिम में गद्दी छोड़कर भागा कहाँ था, वहीं फ्रांस में भागा था ना। कहाँ पर भागा था, फ्रांस में। समझिए ये आते ही गद्दी पर बैठते ही क्या ऐसा किया कि 3 साल मात्र राजा रहा और उसके बाद इसको गद्दी छोड़कर क्या करना पड़ा, भागना पड़ा। देखिए कुछ लोग होते हैं ना कि शांत माहौल एकदम चल रहा होता है, ठीक है, और वहां पर जाते ही मार झगड़ा करवा देते हैं। क्या करवाते, लड़ाई वड़ाई करवाकर सब ठीक कर देते हैं। अपनों भी पिटा जाते हैं और साथ में जो दोस्त रहते हैं उनको भी पिटवा देते हैं। मतलब कुछ लोग ऐसे ही होते हैं कि जाते ही लड़ाई करवा देंगे। सब माहौल एकदम शांत चल रहा होता है और ये जाएंगे लड़ाई करवा देंगे। देखिए ये भी क्या हुआ, इंग्लैंड में मामला सब शांत चल रहा था, कोई भी विपक्षी नहीं था, विरोधी नहीं था, कोई कुछ नहीं था। आते ही 3 वर्ष में क्या करवा दिया, सब क्रांति करवाकर सब मामला मतलब खत्म करवा दिया। ये गद्दी छोड़कर राजा को भागना पड़ा, राजा की शक्ति को कम करवा दिया। समझिए इसी के कारण राजा की शक्ति कम करनी पड़ी वहां के सांसद को। और वहां पर क्रांति क्यों हुआ, क्योंकि वहां पर सांसद भी था। तो वहां के सांसद ने देख लिया कि राजा को अगर पावर देंगे तो क्या क्या कर देगा, ये क्या क्या किया था ये तो पता ही है, क्या क्या कर देगी। इसीलिए राजा की शक्ति को एकदम कम करना, कम क्या मतलब राजा की शक्ति खत्म कर दिया, सिर्फ नाम के लिए राजा क्या कर दिया वहां पर इंग्लैंड में बना दिया। लेकिन उस समय फ्रांस में क्यों नहीं क्रांति हुई, 1688 ईस्वी में जब यहाँ की जनता क्रांति कर रही थी तो फ्रांस की जनता को भी क्रांति करना चाहिए था ना। देखिए वहां पर फ्रांस में दिक्कत क्या था, वहां पर सांसद की व्यवस्था नहीं थी, यानी कि लोग चुनकर भी नहीं जाते थे, लेकिन यहाँ पर सांसद की व्यवस्था थी। और बहुत सारे कारण थे जिसके कारण वहां पर उस समय क्रांति नहीं हुई। अब वहां पर कब क्रांति हुई, फ्रांस में 1789 में क्रांति हुई थी। 1789 में क्रांति हुई, 1789 ईस्वी में क्रांति हुई। इस समय राजा लुई 16वां बन गया था। समझिए इसके समय जेम्स द्वितीय के समय लुई कौन था, पहले समझना पड़ेगा। लुई 14वां था, लुई 14वां राजा था, क्योंकि इसने जेम्स द्वितीय ने मदद किससे मांगी थी, लुई 14वां से। यानी कि 1688 ईस्वी में जब यहाँ पर क्रांति हो रहा था तो उस समय फ्रांस का राजा कौन रहा होगा, लुई 14वां। तभी ना ये जेम्स द्वितीय मदद मांगा था इससे। ये क्रांति, अब फ्रांस में क्रांति 1789 ईस्वी में हुआ। कब हुआ, 1789। तो ये हुआ लुई 16वां के समय, यानी कि लुई 14वां का काल खत्म हो चुका था, फिर लुई 15वां आया था, फिर लुई 16वां में जाकर क्रांति हुआ था। तो क्या हुआ था, कैसे हुआ था, चलिए अब लुई 14वां के बारे में समझते हैं। फ्रांस में, अब तो इंग्लैंड के क्रांति के बारे में छोड़िए तो समझ गए हैं आप। अब समझिए लुई 14वां। लुई 14वां बहुत ही ताकतवर राजा था। क्या था, बहुत ही ताकतवर। इसके शब्द से समझ लीजिए, ये कहता था कि मैं ही राज्य हूं और मेरा शब्द ही कानून है। क्या है, मेरा शब्द ही, कोई कानून बनाने की जरूरत नहीं, जो हम बोल देंगे वही कानून। समझिए बिना कोई ताकतवर रहे इतना कैसे बोल सकता है, इतना कुछ कैसे बोल सकता है। बिना जब ताकतवर नहीं रहेगा तो इतना बोल देगा कि मैं ही राज्य हूं, मेरा शब्द ही कानून है। राज्य हूं मतलब समझ रहे हैं, बोल रहे हैं मैं ही राज्य हूं, मतलब मेरे अंदर ही सब लोग हैं, यानी कि मेरे अंतर्गत हम नहीं है तो आप कुछ नहीं है,
हमारे बिना आप कुछ नहीं है। इसका कहने का यही मतलब है कि मैं ही राज्य हूँ, मतलब हम ही, ये जो आप दिखाई दे रहा है ये राज्य, ये मैं ही हूँ। अगर मैं नहीं रहूंगा तो ये कोई कुछ नहीं है, मेरे बिना तुम कुछ नहीं हो। किसको बोल रहा है ये? जनता को ये बात बता रहा है। यानी कि मैं ही राज्य हूँ और मैं जो बोल दूंगा वो शब्द क्या बन जाएगा? कानून बन जाएगा। यही ये बोल रहा था कौन? लुई चौदावा। सच में ताकतवर था भी, ऐसा नहीं कि हवा में बात कर रहा था। अपने देश को तो मतलब अपने देश में तो था ही ठीक ठाक, साथ में इसको भी मदद कर रहा था, सैनिक मदद दे रहा था। अब देखिए यह एक निरंकुश राजा था। अब निरंकुश राजा कैसे पता चल गया? क्योंकि जब साथ निरंकुश का दे रहा है तो राजा भी तो निरंकुश से होगा ना। सही आदमी गलत आदमी को कभी साथ देगा? नहीं देगा। गलत ही गलत को साथ देगा। तो ये क्या था? निरंकुश राजा था। यह एक निरंकुश राजा था। इसका पूरा जीवन अधिकतर समय युद्ध करने में बीतता था। किसी भी देश पर हमला कर देना, लड़ाई कर देना, किसी को कुछ भी कर देना, जो भी देश में बोले उसको कुछ भी करवा देना, सैनिक हमला करवा देना। देश में कोई भी अगर आवाज उठाए बस उस पर हमला करवा देना, पास वाले देश पर हमला कर देना, ये वो, मतलब पूरा युद्ध में इसका काम रहता था। हमेशा युद्ध करना ही, अधिकतर समय इसका जिंदगी का युद्ध करने में चला जाता था। यानी कि हमेशा युद्धरत रहता था, हमेशा युद्धरत। इसीलिए किसी से नहीं डरता था, युद्धरत रहता था, इसीलिए किसी से नहीं। पूरी जनता, फ्रांस की जनता इससे डरती थी, इसीलिए कोई आवाज नहीं उठाता था। इसके समय आवाज क्यों उठा जेम्स ड्यूटी? एक समय ये पता था कि सांसद की भी ठीक ठाक पावर है, इस पर इसकी अपनी कोई सेना थी नहीं, ज्यादा मात्रा में सेना थी नहीं। क्या वहां पर सेना जो थी वो सांसद के भी कुछ कंट्रोल में सेना थी, और इसके कंट्रोल में थी, तभी नहीं यहाँ तो फ्रांस से मांग रहा था मदद। इसीलिए ना फ्रांस से मदद मांग रहा था, नहीं तो मदद क्यों मांगता ये? लेकिन यहाँ पर पूरी सेना का कंट्रोल किसके पास था? लुई चौदावा के पास था। कोई इसको सांसद भी नहीं था, कोई विरोध में खड़ा भी नहीं हो सकता। 4-5 को समिति बनाया था राजा को परामर्श देने के लिए, इसने 4-5 को समिति बनाया था। और सब समिति किसके कंट्रोल में था? इसी के। कोई विरोधों में बोलता ही नहीं था। जो राजा कह दे वही समझिए, बोल रहा है कि मैं ही राज्य हूं, मेरा शब्द ही कानून है। यानी कि हमारे सिवा कोई कुछ बोला तो समझ लेना, उसके बाद ये बता देगा क्या है क्या नहीं है। युद्धरत राजा। और देखिए इसने अब खाली समय कुछ बचा, मान लीजिए युद्ध करने के बाद कुछ खाली समय बचा, तो इसने शीश महल को बनवाया था। शीश महल जानते हैं? शीशा का महल, शीश महल समझिए। शीश महल उस समय बनवाया था। कब? ये बात 1600 ईस्वी की हो रही है। उस समय 1688 के आसपास में बनवाया था ये। तो 16 ये वर्साय में बनवाया था। वर्साय, फ्रांस के वर्साय में। यहीं पर फ्रांस के कहा बनवाया था? वर्साय में एगो शीश महल बनवाया था। अब इस शीश महल की उस समय लागत थी 30 करोड़ रुपया। 30 करोड़ में बनवाया। समझिए इस जमाने में 30 करोड़ रुपया थोड़ा सा पैसा होता है। वो कहां से पैसा लेकर आया होगा? क्या मतलब वो काम करके पैसा लेकर आया होगा? जानते हो सब कर वसूला होगा, सही तरीका से वो कर वसूला होगा। सही तरीके से 30 करोड़ रुपया आना मतलब तो जनता के लिए होता। देखिए कोई भी सरकार टैक्स लेती है तो टैक्स किसके लिए लेती है? अपने पास रखने के लिए नहीं, फिर जनता में बांट देने के लिए। कोई भी सड़क बनाए या जनता के लिए कुछ भी कार्य करे, जो भी कार्य करे वो जनता के लिए करे, ये सब करने के लिए टैक्स लेती है ना, कि जनता के ही लिए योजना शुरू किया जाए, जनता के ही कुछ भलाई किया जाए। इसीलिए पैसा, कि अपने लिए पैसा लेती है कि हम महल बनवा ले। तो ये क्या करता था? शीशा का महल बनवाया था ये आराम करने के लिए। 30 करोड़ रुपया उस समय लगा था शीशा का महल बनवाना। अब देखिए जब ये जाता था तो राजा के सेवा में 1600 जो सेवक लगते थे। कितना सेवक? 1600 सेवक। और राजा की रानी की सेवा में 800 सेवक लगते थे। मतलब 800 लोग लगते थे, उनकी सेवा में रहते थे। अब समझिए 1600 सेवक क्या करता होगा, हमें समझ नहीं आ रहा है। 1600 सेवक थोड़ा सा लोग होते हैं, मतलब राजा के सेवा में 1600 लोग लगेंगे, मतलब क्या क्या करते होंगे, क्या कैसे सेवा करते होंगे? 1600 लोग लग जाएंगे। और रानी की सेवा में कितने? 800। तो उसके लिए तो खर्च लगता होगा। फिर घुड़सवार, खाना बनाने वाले वहां पर, और भी बहुत सारे मनोरंजन के साधन देने वाले, और भी बहुत कुछ बनवाया था वहां पर शीश महल में। समझिए कितना पैसा, सब जनता का पैसा लेकर खुद खर्च कर रहा है। तभी कोई कुछ नहीं बोल रहा था। क्यों? कभी इतना ताकतवर नहीं था। ये सब करते करते इसको मतलब बहुत सारा समय बीत गया। ये निरंकुशता करते करते अंतिम जब इसका समय आया ना, तो इसने बोला था किससे? इसका उत्तराधिकारी था लुई 15वां। लुई 15वां इसका उत्तराधिकारी कौन था? लुई 15वां। मतलब इसके बाद राजा कौन बनने वाला था? लुई 15वां। ये अंतिम समय आया ना, तब इसको समझ में आया कि गलत कर रहे हैं हम। बताइए किसी को समझ में कब आता है? जब समय निकल जाता है तब समझ में आता है। देखिए समय रहता है तो समझदारी नहीं आती है, जब समझदारी आता है तो समय निकल जाता है। लो, आज जिसको एक ही साथ मिल गया समझदारी और समय, मतलब उसको समय भी है और समझदारी भी आ गया, वो तो बड़ा आदमी बन गया।
वो तो बड़ा बन गया। लेकिन मतलब बहुत ही ज्यादा ऐसा होता है कि अगर समय रहता है तो समझदारी नहीं आती है, और समझदारी रहता है तो समय नहीं रहता है। अगर जब समझदारी आता है समय निकल जाता है। देखिए इसके पास समझदारी अंतिम में आया। इसने लुई 15वां से कहा कि देखो हाँ बहुत गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, अब युद्ध हम नहीं करेंगे, बाहरी देशों से ज्यादा युद्ध नहीं करेंगे, और जितना भी पैसा है वो हम जनता के भलाई के लिए खर्च करेंगे। देखिए कितना बढ़िया बात बोल रहा है अंतिम में। लेकिन ये जो लुई 15वां है, क्या ये मानेगा बात? ये देख रहा है कि लुई कि ये हमसे पहले ये राजा है, तो ये अपने तो जिंदगी बढ़िया जी लिए, और हमको बोल रहे हैं कि जनता को भलाई करना चाहिए, युद्ध नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। उस समय तो हाँ बोल दिया होगा, लेकिन बाद में फिर अभी वही करने लगा जो लुई 14वां करता था। जो लुई 14वां करता था, लुई 15वां, इसके बाद ये राजा बन गया लुई 15वां। अब ये भी वैसा ही करने लगा जैसे कि लुई 14वां करता, सेम टू सेम एकदम वैसा ही। निरंकुश था ही, युद्ध ठीक ठाक कर लेता था, और ये भी शीशे महल में जाता था आराम करने के लिए। समझिए, ध्यान रखिएगा, ये भी कहां पर जाता था? शीश महल में ही आराम करने के लिए जाता था। इसका भी जिंदगी वैसे ही बीत गया जैसे कि लुई 14वां का बीता। उसके बाद बना लुई 15वां। कौन बना? लुई 16वां। लुई 16वां बना। अब क्रांति इसी के समय हो गया, लुई 16वां। अब ये था कमजोर राजा, ये उतना ताकतवर इन दोनों की तरह नहीं हो पाया। और जब राजा कमजोर होता है तो जनता विरोध करेगा ही करेगा, जनता द्वारा विरोध होगा ही होगा। अब इतना ताकतवर था नहीं, आज चल रहा था इन्हीं के अथी पर कि निरंकुश बने रहे हम, और अपना आराम करें, युद्ध करें, जो मर्जी वो करे, जनता का पैसा इधर उधर खर्च करे। ताकतवर रही, यहाँ पर ये ताकतवर था तब ना ऐसा कर रहा था, जनता कोई कुछ नहीं बोल रहा था। ये को तो कमजोर है, ऊपर से ऐसा ऐसा कर रहे हैं कि निरंकुशता भी दिखा रहे हैं, जनता पर अत्याचार भी कर रहे हैं, उनका पैसा भी इधर उधर कर रहे हैं। या ऐसा सब चलेगा? नहीं चलेगा। ये चलेगा लुई 16वां? ऐसा लग रहा है इसको कि चलने देंगे जनता? नहीं, यह कमजोर राजा बना। और जब कमजोर राजा बना तो इसी के समय विरोध प्रदर्शन क्या होने शुरू हो गए। इसी के समय विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। हमें लगता है कि समझ में आ गया होगा ये लुई 16वां के समय। इससे आगे हम लोग विरोध प्रदर्शन इसी के समय शुरू हुए, और धीरे धीरे विरोध प्रदर्शन क्या हुआ? बढ़ने लगा। हमें लगता है कि समझ में आ गया होगा। इससे आगे हम लोग अगले भाग में पढ़ेंगे। हमें लगता है समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तब कमेंट में पूछ सकते हैं।